Hello everyone, my name is Sapna Singh and you are welcome in Medi Mastery. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज के इस लेक्चर में हम यूनिट थर्ड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज द हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के अदर नेम्स की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं ब्लड कैस्केड सिस्टम या फिर ब्लड कोएगुलेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोस्टेसिस एंड डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस क्या होता है? आप सब ने देखा होगा कि ड्यू टू द एक्सीडेंटल कंडीशंस हमारी बॉडी में कुछ इंजरी होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कुछ एरिया, कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम हमारी बॉडी में वो ब्लीडिंग जो हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। क्यों होती है? हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म काम करती है। जो मैकेनिज्म काम करती है दैट इज द हीमोस्टेसिस। मींस मैकेनिज्म व्हिच कैन स्टॉप द ब्लीडिंग इज नोन एज हीमोस्टेसिस। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं इनटू टू पार्ट्स तो इट विल बी ब्रेक इनटू हीमो एंड स्टेसिस। हीमो मींस ब्लड एंड स्टेसिस मींस स्टॉप। तो मीनिंग ऑफ हीमोस्टेसिस इज स्टॉप द ब्लड या स्टॉप द ब्लीडिंग इज नोन एज हीमोस्टेसिस। तो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो hemostasis is a sequence of response that stop the bleeding. In other language, we can say prevention of blood loss after injury. Hemostasis किस टाइम पे हमारी बॉडी में काम करती है? तो when the blood vessels are damaged or ruptured, during that time, hemostasis response must be quick, localized and carefully controlled. जिस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे जो हीमोस्टेसिस है वो क्विक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, लोकलाइज्ड होता है और केयरफुली कंट्रोल्ड होता है। क्योंकि अगर ये उस टाइम पे फास्टली काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में ब्लड का लॉस होगा, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिजीज कॉज हो सकती है। हीमोफीलिया हो सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है, बहुत सारी प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में हीमोस्टेसिस का टाइमली वर्क करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो इट विल बी कंप्लीट इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट विल बी vasoconstrictions या vascular spasm. Second will be formation of platelets या platelet plug formation and third will be blood coagulation. तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वैस्कुलर स्पास्म, देन कंप्लीट करेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड कंप्लीट करेंगे आपका ब्लड कोएगुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यहाँ पे जाने वाली है आपकी ब्लड कोएगुलेशन। जो ब्लड कोएगुलेशन है वो भी कंप्लीट होगी टू मैकेनिज्म में, दैट विल बी इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग वैस्कुलर स्पास्म। तो वैस्कुलर स्पास्म क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का एरिया या टिश्यू कोई डैमेज होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की जो आर्टरीज है उस आर्टरीज की स्मूथ मसल्स अरेंज होके कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्पेस था वो रिड्यूस हो जाता है और जब स्पेस रिड्यूस होगा, स्पेस कम होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या हो जाती है? फॉर द मिनट्स एंड फॉर द आवर्स के लिए वो प्रिवेंट हो जाती है। तो बात करते हैं वैस्कुलर स्पास्म। व्हेन आर्टरीज or arterioles are damaged, circularly arranged smooth muscles in their wall contract immediately. This reaction is known as vascular spasm. During the vascular spasm, uh, reduce blood loss for the several minutes to hours. During this time, other hemostasis mechanisms go into the operation. जिस टाइम पे वैस्कुलर स्पास्म हो रहा होता है, क्योंकि ये कुछ टाइम कुछ आवर्स के लिए आपकी बॉडी में
ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर देगी। उस टाइम पे एक अदर मैकेनिज्म काम करती है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है आपका? कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करें तो कितने कंपोनेंट्स थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट था आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स। तो जो कोएगुलेशन के मैकेनिज्म में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटलेट्स, व्हाट आर द रेगुलेशन एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये प्लेटलेट्स आपकी प्रोड्यूस होते हैं वाया द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। इनकी अगर शेप की बात करें तो दीज आर द स्मॉल डिस्क शेप्ड ग्रेन्युलेटेड नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स, मींस इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो दीज आर द एक्टिव सेल व्हिच कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपने ऑलरेडी स्टडी की है किसमें? फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थी? एक्टिन एंड मायोसिन। रेगुलेशन की बात करें तो ये रेगुलेट करता है थ्रोम्बोपोएटिन को जो रिलीज होता है वाया द किडनी एंड लीवर ऑर्गन। साइट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्म्ड होता है आपका इन बोन मैरो। तो इन द फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम लोग कि प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टेप ऑफ फॉर्मेशन विच इन्वॉल्व इन द प्लेटलेट। फर्स्ट, stem cell will formed megakaryoblast। megakaryoblast cells अभी immature cells हैं। अब ये megakaryoblast जो immature cells हैं ये formed करेंगे किसको? megakaryocytes। megakaryocytes आपकी mature cell हो गए। अब ये megakaryocytes form करेंगी या produce करेंगे किसको? platelets को। तो नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट था आपका, फर्स्ट मैकेनिज्म थी आपकी क्या? वैसोस्पाज्म, जो अभी आपने कंप्लीट की। सेकंड विल बी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के मैकेनिज्म कंप्लीट होने वाली है, दिस विल कंप्लीट इनटू डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट विल बी प्लेटलेट एडेशन, सेकंड विल बी प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड थर्ड विल बी प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो फर्स्ट कंप्लीट करते हैं हम लोग प्लेटलेट एडेशन। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनने के लिए कितने स्टेप्स होने वाले हैं? 3 स्टेप्स। फर्स्ट क्या होगा? प्लेटलेट एडेशन, सेकंड प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड थर्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं दैट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो केमिकल्स हैं वो क्या है? एडीपी, एटीपी एंड कैल्शियम, सेरोटोनिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो सेकंड अगर हम बात करें तो इट आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस थ्रोम्बोक्सिन, फिब्रिन, स्टेबलाइजिंग फैक्टर, लाइसोसोम्स एंड अदर्स that take up and store calcium and provide channels to release content of granules and glycogen। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि इसको बनने के लिए, किसको? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को बनने के लिए कौन कौन से डिफरेंट फेजेस होती है। तो फर्स्ट बात करेंगे प्लेटलेट एडेशन। प्लेटलेट एडेशन मीन्स कोई चीज स्टिक होना, चिपकना। किससे? जहाँ इंजर्ड एरिया होगा, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी, वहां से जाके प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? स्टिक हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? प्लेटलेट्स कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू द पार्ट ऑफ इंजर्ड एरिया और डैमेज ब्लड vessels such as collagen fibers and connective tissue of the damaged endothelial cells। आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी के टिश्यू है, ये जो एरिया है उसका जो इंटरनल लेयर है दैट इज मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स या स्क्वैमस एंडोथेलियल सेल्स। दिस प्रोसेस, तो जो स्क्वैमस एंडोथेलियल सेल्स से आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होने लगते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्टिक होने लगते हैं। जो ये स्टिक होने वाला प्रोसेस है दैट इज नोन एज द platelets adhesion। Due to adhesion,
प्लेटलेट्स अब जब एडेशन होगा मतलब एक दूसरे से वो स्टिक होंगे, चिपकेंगे, चिपकने की वजह से अब वो क्या होंगे एक्टिवेट होंगे। जब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे तो इनकी शेप में क्या होगा चेंजेज आएगा। जब इनकी शेप में चेंजेज आएगा, शेप में चेंजेस होने के बाद अब क्या होंगे ये एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये अपने अंदर से जो इनके अंदर केमिकल्स स्टोर थे कौन-कौन से एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन इन सबको अब वो रिलीज़ करेंगे। जब इन सबको रिलीज़ करेंगे तो इंजर्ड एरिया इन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्शन करता है, कोई स्टिफनेस करता है। तो अब ये अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को शो करेंगे जिसकी वजह से एक लास्ट फॉर्मेशन बनेगी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जब बनेगी तो उस टाइम पे आपकी जो बॉडी से या इंजर्ड एरिया से जो ब्लीडिंग हो रही थी अब वो स्टॉप हो जाएगी। तो क्या होगा ड्यू टू एडेशन द प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक चेंज ड्रामेटिकली। They extend many projections to contact and interact with one another to begin the liberate content of their vesicles। वो अपनी शेप में चेंजेस लाएंगे और एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। ये जो रिएक्शंस है दैट रिएक्शंस या दिस फेज इज कॉल्ड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शंस। ड्यूरिंग दिस टाइम प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड किसके थ्रू एक्टिवेटेड होंगी वाया द एडेशन। इस प्रोसेस के थ्रू अब वो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या होंगे एक्सटेंड करेंगे अपनी शेप में, उनके शेप में चेंजेस होंगे और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो यहाँ पे देखिए अभी स्टार्टिंग में क्या है ये प्लेटलेट्स इधर-उधर मूव कर रही हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई तो इंजर्ड एरिया की तरफ ये प्लेटलेट्स मूव करने लगे। जब इन्होंने मूव किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ प्लेटलेट्स में एडेशन हुआ मतलब एक दूसरे से चिपकने लगे। चिपकने के बाद अब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी और इन प्लेटलेट्स के साथ अंदर देखिए आप लोग इनमें क्या स्टोर है ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में क्या स्टोर है एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। ये जब एक दूसरे के साथ एडेशन करेंगी, एक दूसरे के साथ चिपकेंगी तो एक फॉर्मेशन बनाएंगी। एक्टिवेट होने के बाद अपने अंदर से केमिकल्स को भी रिलीज करेंगी और साथ-साथ एक फॉर्मेशन बनाएंगी जिसको बोलेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है कौन सा प्लेटलेट एडेशन जिसमें से प्लेटलेट एक दूसरे के साथ स्टिक हुई हैं। सेकंड क्या होगी प्लेटलेट एक्टिवेशन। जब प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा तो किस टाइम पे होगा प्ले, प्लेटलेट एक्टिवेट कब होंगी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड बाय द एडेशन। जब ये एक प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी वाया द एडेशन प्रोसेस तो ये अपनी शेप में चेंजेस करेंगी। जब इनकी शेप में चेंजेस होगा होने के बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को भी रिलीज करेंगी। जब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिलीज होंगे कौन से केमिकल्स रिलीज होंगे जो इसके अंदर स्टोर थे कौन से केमिकल्स 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन दैट इज आल्सो नोन एज सेरोटोनिन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ सेरोटोनिन, व्हाट इज द रोल ऑफ एडीपी, प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड एंड थ्रोम्बोक्सिन। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको पूरी टेबल लोकेटेड है। सेरोटोनिन के क्या फंक्शंस हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस करता है आपके ब्लड वेसल्स में, एडीपी क्या करता है स्टिकनेस कॉज करता है, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड क्या करता है क्लॉट फॉर्मेशन बनाता है, थ्रोम्बोक्सिन की बात करें तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस कॉज करता है एंड प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है। तो यहाँ पे जो आपकी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई थी किसके थ्रू वाया द एडेशन प्रोसेस। अब वो अपने शेप में चेंजेस करेंगी, शेप में चेंजेस होने के बाद वो अपने अंदर से क्योंकि वो एक्टिवेट हुई हैं इसलिए वो अपने अंदर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को रिलीज करेंगी। जब ये केमिकल्स रिलीज होंगे तो हर एक केमिकल्स अपना फंक्शन शो करेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ अदर प्लेटलेट्स अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो वो अदर्स प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है रिलीज रिएक्शंस। तो रिलीज रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करेंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को रिलीज करेंगी। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आपको पता होना चाहिए कि किस केमिकल्स का क्या रोल है। तो ये जो एडीपी थे एडीपी एटीपी थ्रोम्बोक्सिन कैल्शियम क्या थे कुछ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस कर रहे थे कुछ स्टिकनेस कर रहे थे। तो अब ये उन सारे प्रोसेस को क्या कर देंगे इनहेंस कर देंगे इंक्रीज करेंगे।
मीन्स ये केमिकल्स आपके सेरोटोनिन, एडीपी, एटीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन, कैल्शियम, ये सारे रिलीज होंगे। तो उस वजह से क्या होगा, जो स्टिकनेस ऑफ प्लेटलेट्स है दैट विल आल्सो इंक्रीज, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन भी इंक्रीज होगा। लास्ट में जो प्लगिंग हो रही थी इंजर्ड एरिया में वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट बात करते हैं आपका, थर्ड है प्लेटलेट एग्रीगेशन, मींस एग्रीगेट होना, कलेक्ट होना। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या होंगे, स्टिक करेंगे एक दूसरे के साथ और न्यू प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे। जो न्यू प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगी और आपस में एक दूसरे के साथ वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन बनेगी। उस फॉर्मेशन को नाम दोगे आप लोग platelet plug formation. This plug is reinforced by the fibrin thread formed during the clotting process. तो यहाँ पे अभी तक आपके दोनों मैकेनिज्म कंप्लीट हो गए। फर्स्ट था वैस्कुलर स्पास्म, सेकंड कंप्लीट हुआ आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा 3 स्टेप्स थे? फर्स्ट था आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप था आपका प्लेटलेट एडिशन, सेकंड था आपका प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड थर्ड था आपका रिलीज रिएक्शंस एंड फोर्थ आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो लास्ट स्टेप प्लेटलेट एग्रीगेशन का हो रहा है उसी में आपकी ये देखिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे देखिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बन रही है ना इंजर्ड एरिया की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, थर्ड आपकी मैकेनिज्म थी ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन इज आल्सो नोन एज कोएगुलेशन कैस्केड सिस्टम। तो जो ब्लड कोएगुलेशन सिस्टम है इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपकी बॉडी में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो टेबल में दिए गए हैं, आप लोगों को ये लर्न करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर आने वाले हैं वो है आपका क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, 8th, 9th, 10th एंड 12th। ये आपके इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो आपकी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में एसेंशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जो है आपका कोएगुलेशन सिस्टम या ब्लड क्लॉटिंग। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हमारी कंप्लीट होगी 2 पाथवे में। फर्स्ट है आपका इंट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। Extrinsic pathway means inside the body and extrinsic pathway means outside the body. वो मैकेनिज्म या वो क्लॉटिंग जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही होगी इज नोन एज एक्सटेंसिक पाथवे एंड एक्सटेंसिक में क्या होगा, बॉडी के बाहर फॉर्मेशन बन रही होगी। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिक पाथवे। तो अगर एक्सटेंसिक पाथवे की हम बात करेंगे तो इनसाइड द बॉडी की बात हो रही है, मींस यहाँ पे जो टिश्यू डैमेज होगा उसमें इंटरनल क्लॉटिंग होगी। तो जब इंटरनल क्लॉटिंग होगी तो फर्स्ट आपका एंडो इंसाइड, अगर इसकी स्मूथ मसल की या किसी भी टिश्यू की बात करें तो वो टिश्यू आपका मेड ऑफ होता है किसका, एंडोथेलियल स्क्वेमस सेल्स का, स्क्वेमस टिश्यू का। तो वहां पे जब एरिया डैमेज होगा तो एरिया जब आपका डैमेज होगा मीन्स टिश्यू ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एंडोथेलियल सेल हैं वो डैमेज होंगी। जिस एंडोथेलियल सेल डैमेज होने की वजह से आपकी बॉडी में रिलीज होगा क्या, कैलिक्रेइन, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपका अभी इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन सा, 12th इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होगा। प्रेजेंट तो है ही बट अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही आपकी बॉडी में एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई ड्यू टू द एक्सीडेंटल कंडीशंस या कोई इंजरी की वजह से, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ये 12th क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अब यहाँ पे ए एड ऑन हो जाएगा। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर, 12th। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 12th आपका एक्टिव होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोजन यहाँ पे ये एक्टिव करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 11th को। तो यहाँ पे अभी देखिए क्लॉटिंग फैक्टर आपका 11th इनएक्टिव फॉर्म में है इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोजन एंड एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा, 12th की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 11th।
तो यहाँ पे देखिए ये आपका 11th क्लॉटिंग फैक्टर है। 11th क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रेजेंस में एक्टिव 11th क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में आपका इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है 9th क्लॉटिंग फैक्टर्स वो कन्वर्ट होगा क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 9th में। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में। कौन कन्वर्ट हो रहा है? 11th कन्वर्ट हो रहा है आपका 9th में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो 9th आपका एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 8th एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है 10th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे रोमन में आपको 10th बना देना है एक्स, और क्लॉटिंग फैक्टर के लिए एक्टिव है इसलिए ए ऐड ऑन कर देना है। तो फिर से एक बार रिवाइज करिए। इंट्रिंसिक पाथवे की अगर हम बात करें तो जब आपका टिश्यू डैमेज हुआ तो उस टाइम पे एंडोथेलियल सेल्स आपकी डैमेज हुई, तो वहां से रिलीज हुआ कैलिक्रेन, काइनोजन। इनकी प्रेजेंस में जैसे ये रिलीज हुए तो यहाँ पे आपकी बॉडी में ऑलरेडी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है। तो इन जैसे ही ये रिलीज हुए तो यहाँ से आपका एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स था 12th, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर्स 12th में इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोजन। जैसे ही वो एक्टिव होगा तो उसमें ए ऐड कर देना है क्योंकि एक्टिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स है। एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 12th की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कौन सा? 11th क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोजन। 11th है इसलिए एक्टिव है इसलिए इसमें भी ए ऐड कर देना है। अब ये 11th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रेजेंस में जो आपका इनएक्टिव 9th क्लॉटिंग फैक्टर्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 9th में। जब ये एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 9th में कन्वर्ट होगा तो ये इसकी प्रेजेंस में 9th एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में और 8th एंड कैल्शियम की प्रेजेंस में जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर आपका 10th था वो एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 10th में कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 10th में कंप्लीट हो जाएगा ये फॉर्म करेगा आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, या फिर आप बोल सकते हो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होगा ये प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। यहाँ पे देखिए ये प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन हुआ है या फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोल सकते हो आप लोग। इसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होगा किसमें? कन्वर्जन होगा थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और जैसे ही फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा और वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होगी वही होगी आपकी ब्लड कोएगुलेशन या फिर मैस लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगी जिसको आप बोलोगे कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। तो ये थी बात हमारी इंट्रिंसिक पाथवे की। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे जो बहुत इजी जाने वाला है। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात हो रही है इसका मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे कोई टिश्यू होगा जिसमें ट्रॉमा होगा, इंजरी होगी जिसकी वजह से वो रिलीज करे, जब इंजरी होगी तो वो रिलीज करेगा क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसी इंजरी होगी तो आपकी बॉडी में 7th क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, रिलीज होगा। उस 7th क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में जो आपका इनएक्टिव 10th क्लॉटिंग फैक्टर्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर 10th में। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर 10th इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड 5th क्लॉटिंग फैक्टर की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर बोल सकते हो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वही है प्रोथ्रोम्बिनेज। तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट आपका टिश्यू ट्रॉमा हुआ, टिश्यू ट्रॉमा या टिश्यू इंजरी, तो वो रिलीज करेगा किसको? क्लॉटिंग फैक्टर 7th को। क्लॉटिंग फैक्टर 7th
की प्रेजेंस में जो आपका इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर स्ट्रेंथ था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर। एक्टिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ए एड ऑन हो जाएगा। अब ये एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 10th कन्वर्ट होगा या फॉर्म करेगा किसको? प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर बोल सकते हो आप प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम एंड क्लॉटिंग फैक्टर 5th की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आप सबको पता है कि यहाँ पे जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिवेट होगा वो फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। फिब्रिन क्या है? ये फॉर्म करती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। मीन जैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो गई, मीन्स आपकी बॉडी में क्लॉटिंग की मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो ब्लड कोएगुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके पहले ये हमने किस मैकेनिज्म के अंदर कवर किया? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। कौन सी मैकेनिज्म के अंदर कवर किया? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग आपकी कंप्लीट होगी 3 फेजेज में। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड है आपका कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। तो जो आपका फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, वो कंप्लीट होगा विद इन 2 पाथवे। फर्स्ट है आपका इंट्रिंसिक पाथवे एंड सेकेंड है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इन इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इनसाइड द बॉडी होगा, जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आपका इंट्रिंसिक पाथवे, जब टिश्यू डैमेज होगा उसकी वजह से हमारे बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो आपके 12th क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। जब ये 12th क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेटेड है इसलिए ए ऐड कर देना है आपको। अब ये 12th क्लॉटिंग फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोजन क्या करेगा? 11th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। अब एक्टिवेटेड है इसलिए ए ऐड कर देना है। एक्टिवेटेड 11th क्लॉटिंग फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम किसको एक्टिवेट करेगा? 9th को एक्टिवेट करेगा। अभी देखिए यहाँ पे 10th स्किप कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो 10th का पाथवे है वो दोनों में कॉमन जाने वाला है। यहाँ भी 10th एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ भी 10th एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए 10th लास्ट में आ रहा है, 11th को पहले कर दिया गया है। तो पहले कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर हुआ? पहला 12th हुआ, फिर 11th हुआ, 11th के बाद क्या हो गया? 9th। 12th, 11th, 9th और उसके बाद आगे जाएगा आपका 10th। 10th दोनों में कॉमन है। जैसे ही 10th एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 8th एंड कैल्शियम, ये फॉर्म करेगा किसको? प्रोथ्रोम्बिनेज को। और प्रोथ्रोम्बिनेज आपका क्या था? एंजाइम्स था। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज ही कराना था ना, अब यहाँ फॉर्मेशन हो चुका है। सेकेंड जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। कैसे जाएगा? ये आपका प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, एंड थर्ड होगा आपका कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, जो आपको कन्वर्ट करेगा कौन सा? ये एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट कर देगा किसको? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। और लास्ट में आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएगी और ये है आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। आई होप आप सबको ये मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स करना, मैं फिर से इसको एक बार क्लियर कर दूंगी, बट मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट होगा। और अगर ये मैकेनिज्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।